नमस्कार। संभव ज्योतिषी की सीरीज में आज हम बात करेंगे रवि सर के साथ। हम ज्योतिष में जन्म कुंडली के माध्यम से जातक के पूरे जीवन में घटने वाली घटनाओं के जानने का प्रयास करते हैं। उसके बाद चलित कुंडली के माध्यम से, ग्रह स्थिति के माध्यम से और विशेष भाव में स्थिति के अनुसार, डिग्री के अनुसार उसकी उपस्थिति देखकर यह जानने का प्रयास करते हैं कि फलों में कितना निर्धारण हुआ है। क्योंकि चलित कुंडली में कोई भाव यदि परिवर्तन हो रहा है किसी ग्रह के साथ, तो उसकी स्थिति भी ग्रह के और फल के अनुसार मिलेगी जो भाव में उसकी स्थिति होगी। इसके साथ-साथ महर्षि पराशर ने भविष्यवाणी में अधिक सटीकता देने के लिए वर्ग चार्ट और दशाओं का समायोजन किया है। वर्गों में हम षडवर्ग, सप्तवर्ग, 10 वर्ग और षोडश वर्ग से कुंडली की विवेचना करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे D3 के बारे में, दृष्टांत कोण के बारे में। दृष्टांत या D3 को राशि का 1/3 भाग कहा जाता है। दृष्टांत का अर्थ होता है वस्तुओं को देखना या कल्पना करना, जो प्रकृति में प्रकट या गुप्त रूप से हमें दिखती है। काना का अर्थ होता है त्रिकोण या कोना। इसलिए दृष्टांत वर्ग को विभाजित या विभाजन करने का भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। D3 के माध्यम से हम जातक के स्पष्ट या छिपे हुए व्यक्तित्व के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। व्यवहार और विशेषताओं को समझने के लिए D3 से बढ़िया कोई भी कुंजी हमें नहीं मिलती। भाई बहनों, उनके साथ संबंधों का विवरण भी हम D3 से देख सकते हैं। D3 का चार्ट विश्लेषण करके हम मित्रों, यात्राओं, पड़ोसियों, सहकर्मी आदि के संबंधों और उनकी प्रकृति के बारे में विभिन्न आयामों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इस वर्ग के बारे में अधिक विशेषताओं को और बल गहराई से समझने के लिए आज हमारे साथ है रवि पवार सर। रवि पवार सर ने 2008 में कर्नल गौड़ के साथ मिलकर देशकांड के ऊपर एक बुक भी लिखी है, जो इस विषय को और गूढ़ और गहराई से बताती है। मेरा शर्मा जी से निवेदन है कि एक बार सर के साथ अपने विषय पर चर्चा शुरू करें और इस विषय को अधिक गहराई से जानने का प्रयास करेंगे, और जो जातक या जो लोग हमें देख रहे हैं वो इस विषय को समझें और आने वाले समय में इसका लाभ उठाएं। Thank you, Rajdeep, and sir, welcome to our संभव ज्योतिष चैनल। ये एक छोटा सा एफर्ट्स है, आप लोगों के सपोर्ट से हम लोग काफी चीजें लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज राजदीप ने जैसे एक्सप्लेन किया, D3 के ऊपर डिस्कशन है। सर, सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन है कि D3 या दृष्टांत जो कुंडली होती है, वर्ग कुंडली, उससे हम क्या देख सकते हैं और उसका महत्व क्या है और ज्योतिष में उसकी क्या उपयोगिता है, इसके बारे में सर थोड़ी सी एक्सप्लेन करें, चर्चा करें। सभी को मेरा नमस्कार। दृष्टिकोण कर्नल गौड़ साहब, स्वर्गीय कर्नल गौड़ साहब के साथ हमने शुरू किया था 2007 में, और ये कार्य 2008 में राव साहब की स्फूर्ति लेने के बाद एक बुक की शेप में एस्ट्रोलॉजर के प्रस्तुत किया हमने। सबसे पहले दृष्टिकोण का मतलब बताने से पहले मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि इसको अलग अलग किताब ने अलग अलग नाम से प्रस्तुत किया है। कहीं इसको दृष्टिकोण बोला गया है, कहीं दृष्टिकोण, तो कहीं डेकेंटे। इन सब का अर्थ एक ही है, कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं सबसे पहले ये बताना चाहता था। अब दृष्टिकोण का अर्थ देखते हैं। दृष्टिकोण का अर्थ जानने के लिए हम दृष्टिकोण को दो हिस्सों में विभाजित करते हैं, दृक् एंड आना, दृक् प्लस आना। दृक् मीन्स रूट, मूल, और आना का अर्थ है प्रेरित करना, प्रोत्साहन करना और जगाना। एक प्राचीन काल के दुर्लभ कार्य के अनुसार दृक् मूलाधार है और सूर्य द्वारा शासित है। यह भूलोक का प्रतिनिधित्व करता है। ये लिटरल मीनिंग है दृक्। एस्ट्रोलॉजिकल मीनिंग पर हम बाद में आएंगे। अब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि हम दृक्कान से देखते क्या। दृक्ना को किस किस चीज के लिए देखा जाता है, ये समझने के लिए हमें कुंडली के तीसरे भाव में आना होगा। महर्षि पराशर ने जन्म कुंडली के तीसरे भाव को भ्रातृ भाव या फिर सहज भाव एंड पराक्रम भाव के नाम से पुकारा है। और दृक्ना जो है
वो आपके तीसरा भाव जो कुंडली का है उसका मैग्निफाइड व्यू है। इसीलिए द्रेकान से हम भाई बहन को देखते हैं, द्रेकान से हम पुरुषार्थ को देखते हैं, सेल्फ एफर्ट्स को देखते हैं। इसीलिए द्रेकान से हम करेज को देखते हैं, द्रेकान से हम कर्मफल भी देखते हैं। अब चूंकि शब्द कर्मफल आया है तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, यूं तो कर्म की अनेक परिभाषाएं हैं, अलग अलग किताबों में, अलग अलग ग्रंथ में, अलग वेद में अलग अलग परिभाषाएं हैं, पर मैं आपको एक बहुत बेसिक डेफिनेशन कर्म की बताता हूं जहां से हम समझेंगे। कर्मा इज नथिंग बट द इंप्रेशन ऑफ एक्शंस ऑन द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। इसका अर्थ है कि फर्स्ट द इंटेंशन कम्स इन द माइंड, देन वी परफॉर्म एन एक्शन एंड द इंप्रेशन ऑफ दैट एक्शन इज कर्मा। किसी भी कार्य को करने से पहले हमारे दिमाग में आइडिया आता है, वही इंटेंशन है, और उस आइडिया के अनुसार ही हम कार्य को करते हैं। अब वो कार्य अच्छा है खराब है, उसका जो इंप्रेशन है वही बेसिकली कर्म है। इसीलिए हम दृष्टिकोण से कर्मफल देख सकते हैं। दृष्टिकोण में हमारी इंटेंशन है, हमारी कॉन्शियसनेस है। जब हमारी इंटेंशन और कॉन्शियसनेस है तो दृष्टिकोण से हम टैलेंट्स देखते हैं। ये हमारी हॉबीज का घर है। बहुत पहले मैं सोचा करता था कि पाराशर ने तीसरे घर में ही हॉबीज क्यों डाली, किसी और घर में भी डाल सकते थे। ये हमारी बेसिक इंटेंशन का घर है। मेरी इंटेंशन गिटार बजाने की है तो मेरी हॉबीज गिटार से संबंधित है, इसीलिए तीसरे घर में उन्होंने इसको डाला। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि दृष्टिकोण से हम टेम्परामेंट एंड नेचर देख सकते हैं। आदमी का स्वभाव क्या है, कैसा व्यवहार है। ये लघु यात्रा का भी घर है, ये कम्युनिकेशन का भी घर है। ये कुछ अलग कार्य तत्व हैं त्रेकना के, जैसे धर्म और स्पिरिचुअलिज्म। अब धर्म और स्पिरिचुअलिज्म को हम कैसे देखते हैं, ये मैं जब दृष्टिकोण की इंपॉर्टेंस बताऊंगा तो वहां समझाऊंगा। पहले देखते हैं कि जब हम धर्म और स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्म दृष्टिकोण से देख सकते हैं तो हम देख सकते हैं कि आदमी कितना नोबल है लाइफ में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस्तेमाल है दृष्टिकोण का। पाराशर ने 36 दृष्टिकोण के स्वरूप के बारे में समझाया है। जब हम प्रश्न शास्त्र करते हैं उसमें एक चोरी का प्रश्न है, किडनैपर का प्रश्न है, तो उसकी क्या रूपरेखा हो सकती है, उसके लक्षण क्या हो सकते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं, वो हम उस दृष्टिकोण स्वरूप से देख के बता सकते हैं। दृष्टिकोण से हम टाइप ऑफ प्रोफेशन, आपका किस तरह का व्यवसाय हो सकता है, वो देख सकते हैं। फाइनली हम सीट ऑफ डिजीज, आपके शरीर के कौन से हिस्से में रोग हो सकता है, ये भी हम दृष्टिकोण से देख सकते हैं। ये कुछ अलग सिग्निफिकेशन दृष्टिकोण की जो हमने अपने स्टडीज के दौरान पाई। अब हम समझते हैं दृष्टिकोण की इंपॉर्टेंस, क्यों महत्वपूर्ण है दृष्टिकोण। उसके लिए दृष्टिकोण कैसे बनाया जाता है इसको समझे। एक राशि 30 डिग्री की है, अगर उसके हम 3 हिस्से करें 10-10 डिग्री के, यानी कि 0 से 10 डिग्री पहला दृष्टिकोण, 10 से 20 डिग्री दूसरा दृष्टिकोण और 20 से 30 डिग्री तीसरा दृष्टिकोण। और जो ग्रह पहले दृष्टिकोण में है वो उसी राशि में रहता है। जो ग्रह दूसरे दृष्टिकोण में यानी कि 10 डिग्री से 20 डिग्री तक है वो दूसरे दृष्टिकोण में, वो वहां से 5वीं राशि में जाता है। जो ग्रह तीसरे दृष्टिकोण में वो वहां से 9वीं राशि में जाता है। इसका मतलब प्लेनेट 159 में ही रहता है। जो प्लेनेट धर्म त्रिकोण में है वो धर्म की राशियों में ही रहेगा। So this triennial movements of the planets is basically the transformation of energies from the natal horoscope to the Drekana. ये ट्रांसफॉर्मेशन है एनर्जीज का जन्म कुंडली से दृष्टिकोण के अंदर। और जो ये 159 है, 1 का अर्थ है हमें सभी पता है सेवा, सेल्फ, हम खुद है 1, आपकी आत्मा। 5वें से बुद्धि, आपका विवेक है। 9वें में आपका प्रारब्ध है, आपका कैरेक्टर है। इसीलिए इस 159 से
हम देख सकते हैं, क्योंकि प्लेनेट 159 में ही रहता है, कि आदमी की कितनी रुचि धर्म में है, और फाइनली क्या वो अध्यात्मी है कि नहीं है, क्या अध्यात्म में उसकी रुचि है कि नहीं। अब दृष्टिकोण की इंपॉर्टेंस को हम वर्ग के हिसाब से समझते हैं। महर्षि पाराशर ने वर्गीकरण किया है, सबसे पहले षड्वर्ग, फिर सप्तवर्ग, फिर 10 वर्ग, और फिर षोडश वर्ग। जैसा कि षड्वर्ग, इसका मतलब 6, 10 का मतलब 10 वर्ग का मतलब 10 वर्ग। दृष्टिकोण जो है वो षड्वर्ग का हिस्सा है, जिसमें हम 6 चार्ट देखते हैं, 6 वर्ग आते हैं। सबसे पहला जन्म कुंडली, दूसरा होरा, तीसरा दृक्कना, चौथा नवांश, पांचवा द्वादशांश और छठवा त्रिंशांश। इस वर्गीकरण में महर्षि पाराशर ने हर एक वर्ग की इंपॉर्टेंस को आंक लेने के लिए विमशोपक बल दिया है। विमशोपक बल के द्वारा हम षड्वर्ग में किस वर्ग की कितनी इंपॉर्टेंस है वो देख सकते हैं। इस 20 यूनिट बल, विमशोपक मीन्स 20, 20 यूनिट बल में से जन्म कुंडली को 6 यूनिट, नवांश कुंडली को 5 यूनिट और दृष्टिकोण को 4 यूनिट, और बाकी 3 वर्गों को 5 यूनिट बल प्रदान किया। तो इस हिसाब से देखें तो दृष्टिकोण को तीसरे स्थान पर रखा गया। अब अगर हम, पाराशर ने बोला कि जन्म कुंडली के साथ साथ नवांश को देखना जरूरी, हमने इसी उद्देश्य से ये रिसर्च की कि जन्म कुंडली के साथ, नवांश के साथ अगर दृष्टिकोण को देखते हैं तो हमें षड्वर्ग की 75% इंफॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि बाकी 3 वर्गों को तो 5 यूनिट बल मिला है। इसीलिए किसी भी जन्म कुंडली का विश्लेषण करने के लिए दृक्कोण की महत्वता बढ़ जाती है, और इसीलिए दृक्कोण को देखना किसी भी जन्म कुंडली के साथ अत्यधिक इम्पोर्टेंट है। ये दृक्कोण की महत्वता है। मन ऐसा कर रहा है कि आप बताते जाएं और हम सुनते जाएं। वैसे तो एज यू से वेरी स्पेसिफिकली, दृष्टिकोण अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जो कि एक बार में तो पूरा हो नहीं सकता, एक वीडियो में पूरा हो नहीं सकता। लेकिन आज एक बेसिक एक अर्ज, थोड़ी रिक्वायरमेंट है कि उसका जातक का व्यवहार और उसका स्वभाव दृष्टिकोण से कैसे जज किया जाए, उसे कैसे इवेल्युएट किया जाए, प्लीज इस बारे में बताएं। शर्मा जी, हमने बताया कि एक राशि में 3 दृष्टिकोण है। पहला 0 से 10 डिग्री, दूसरा 10 से 20 डिग्री, और तीसरा 20 से 30 डिग्री। इन तीनों दृष्टिकोण का स्वामित्व बहुत ही महत्वपूर्ण ऋषियों को मिला है। जो पहले दृष्टिकोण का स्वामित्व है वो नारद ऋषि को मिला, जो दूसरे दृष्टिकोण का है वो अगस्त्य ऋषि को मिला, और तीसरे दृष्टिकोण का स्वामित्व दुर्वासा ऋषि को मिला। इसका मतलब जिस भी व्यक्ति के ज्यादातर प्लेनेट नारद दृष्टिकोण में है उसके अंदर नारद के लक्षण ज्यादा होंगे। जिस आदमी के ज्यादा प्लेनेट अगस्त्य दृष्टिकोण में है उसमें अगस्त्य के ट्रेट्स ज्यादा होंगे, और इसी तरीके से जिसके ज्यादा प्लेनेट दुर्वासा में है उसमें दुर्वासा के ट्रेट्स ज्यादा मिलेंगे। ये तो जनरल बात हुई। क्योंकि हमारे पास 7 प्लेनेट है, हम मेजरली इसको देख सकते हैं आपके चंद्रमा के दृष्टिकोण, लग्नेश के दृष्टिकोण से, और दशमेश के और तृतीयेश के। हम इन्हीं तीनों का इस्तेमाल करके आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि नारद ऋषि के बेसिक ट्रेट्स क्या है। आज मैं दर्शकों को इस बात को क्लियर करना चाहता हूं, नारद अगस्त्य दुर्वासा के विषय में जो भी वो लोग जानते हैं वो 100% सही नहीं है। नारद को भी हम किसी और एंगल से देखते हैं, जबकि देव्य ऋषि है। दुर्वासा जी को बोलते हैं बहुत गुस्सा करते, किसी को भी श्रापित कर देते। आज मैं वो गलतफहमी लोगों की दूर करूंगा, किसको तो श्राप मिलता है और किसको स्वर्ग मिलता है, ये मैं बताने की कोशिश करूंगा।
महर्षि नारद के ट्रेड्स को जानने के लिए नारद शब्द को समझे। इसका संधि विशेष करें तो हमको मिलता है नार और दा। नार का अर्थ है मानव जाति के लिए उपयोगी ज्ञान, दे का अर्थ है देना। तो नारद कौन हुआ? नारद का अर्थ वो मानव जो मानव जाति को उपयोगी ज्ञान देता हो और उसे सही रास्ता दिखाता हो। भागवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, देव ऋषि नाम च नारद। देव ऋषि मैं नारद हूं, दिव्य ऋषि दिव्य मिशनरी है। मैं आपको बताना चाहता हूं और आप जानते भी हैं कि देव ऋषि नारद अक्सर जानबूझकर एक मूर्ख की भूमिका निभाते हुए और इसी की चतुराई को इस्तेमाल करते हुए लोगों को सही रास्ता दिखाने का कार्य करते हैं। नारद जी एक उच्च कोटि के संगीतज्ञ हैं, बहुत अच्छे म्यूजिक लवर हैं। आप सभी ने देखा होगा किसी सीरियल में जहां जाते हैं वीणा बजाते हैं और वीणा बजाते हुए नारायण 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 करके प्रकट होते हैं। यही उनका संगीत है, नारायण के गुणगान, उनकी महिमा का गुणगान करना। नारद जी ऐसे ऋषि थे जो देवताओं के नहीं, राक्षस और मनुष्य को भी प्यार करते थे। इस तरीके के ऋषि थे। नारद जी का जो मुख्य कार्य था, जो लोग गलत काम करते हैं उनको दंडित करना, जो लोग बहुत ईगोइस्टिक है उनका भ्रम तोड़ना, और एक जो नॉर्मल मनुष्य है वो खुशी से रहे, यही वो सोचते हुए लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। अब मैं नारद ऋषि के कुछ आपको अच्छे ट्रेड्स और खराब ट्रेड्स दोनों बताता हूं, बहुत संक्षेप में, मैथमेटिकली मैंने तैयार किए हैं। सबसे पहले नारद ऋषि जो है नारायण के पक्के भक्त थे, बेहिचक भक्ति थी उनकी वफादारी नारायण के तरह जो थी वो किसी की ऋषि की नहीं थी। नंबर 2, वो उच्च कोटि के संगीतकार थे। अब उनकी संगीत में खाली नारायण नारायण शब्द नहीं था, नारायण को समर्पण था, नारायण के प्रति ध्यान था, नारायण के प्रति शांति थी, नारायण के प्रति उनका समर्पण था। महर्षि जो नारद थे वो एक योगी थे, ज्ञानी भक्त, एक अच्छा सलाहकार। मैंने जो समझा वो मैं बताता हूं। मैं उन्हें आध्यात्मिक नेता बोलता हूं। सब चीज को लगाई बुझाई करके सेटिंग करते हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, वो देवताओं के सामने राक्षसों के रहस्य को बताते थे, राक्षसों के सामने देवताओं के रहस्य बताते थे। इसीलिए उनके नाम के साथ कभी कभी बैकबाइटर्स जैसा शब्द भी जुड़ा है। पर वो ये सब सृष्टि के कल्याण के लिए करते थे, धर्म के लिए करते थे। नारद जी बहुमुखी थे, कुलीन थे, बुद्धिमान थे। एक गुरु का रूप उनमें था, जीवन में सुधार के लिए लोगों का मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति। नारद तीनों लोकों में भ्रमण करते थे, इसका मतलब यात्रा के शौकीन थे, नेचर के शौकीन थे, सूचनाओं का संग्रह करते थे। जैसे तरुण जी ने मुझे कोई इंफॉर्मेशन दी, I kept that information with me and I passed it away to Rajiv ji in a different manner. एक मैसेंजर, सेलेस्टियल मैसेंजर थे। नारद जी अपना काम निकालने के लिए उनसे बेहतर कूटनीतिज्ञ पूरे यूनिवर्स में नहीं मिलेगा। ये नारद जी के अच्छे गुण और कुछ नेगेटिव भी थे, वो मैंने आपके समक्ष रखे। अब मैं आपको अगस्त ऋषि के बारे में बताता हूँ। अगस्त ऋषि का जहां तक ताल्लुक है, उनको दूसरा दृष्टिकोण मिला, पहला नारद जी को मिला। अगस्त जी माता अनुसुईया और अत्रि ऋषि की तीसरे पुत्र थे। एक बार जब शंकर भगवान का मां पार्वती से विवाह हो रहा था, तो सारे ऋषि और मनुष्य जो है कैलाश पहुंच गए और पृथ्वी नॉर्थ में झुक गई। तब नारद जी ने मुनि अगस्त को आदेश दिया कि आप साउथ में जाइए
और इस भूमि का बैलेंस बनाइए। अब आप देखिए उस ऋषि में कितनी शक्ति है। वो साउथ में जाके बैठे और पृथ्वी को बैलेंस किया। शायद इसीलिए उनको एक 30 डिग्री की राशि में बीच का दृष्टिकोण मिला है, पहला या तीसरा नहीं मिला है। मोस्ट बैलेंसिंग ऋषि। अब मैं आपको कुछ विशेषताएं नारद जी की बताता हूं, सॉरी अगस्त जी की बताता हूं। प्रकृति के प्रेमी है, उलूफ, घर से बाहर रहना ज्यादा पसंद करते हैं, दृढ़ इच्छा और दृढ़ संकल्पी आदमी थे, स्वभाव और चरित्र से बहुत ईमानदार, नेक काम और नेक लोगों को बढ़ावा देने में मददगार, दुश्मनों के लिए विनाशकारी, लक्ष्य प्राप्ति के लिए भक्ति का स्मरण, बाधाओं को दूर करने के लिए लड़ने का शक्ति, परम शिव भक्त माने गए। ये वही ऋषि हैं जिन्होंने भगवान राम को आदित्य हृदय स्त्रोत दिया था। लंका पे चढ़ाई करने से पहले आप आदित्य हृदय स्त्रोत पढ़ें। अब मैं आपको दुर्वासा ऋषि के बारे में कुछ बताता हूं। दुर्वासा ऋषि जो है गुस्सैल ऋषि, इनका भी शब्द का अगर हम संधि विच्छेद करें, दुर प्लस वासा, दुर माने गंदा, वास मीन्स कपड़े। दुर्वासा ऋषि जी को अपने किसी कपड़े की कभी कोई वो नहीं रही, कभी भी वो अपने कपड़ों की तरफ नहीं देखते थे। ऐसा माना जाता है कि गंदे ही रहते थे। दुर्वासा का जो व्यक्तित्व है, जरा दुर्वासा जी की बहुत सारी इमेजेस थोड़ी डिफरेंट है लोगों के दिमाग में, मैं दूर करना चाहता हूं। दुर्वासा का व्यक्तित्व जो है वो बहुत मजबूत है। वो आराधना और भक्ति करने में समर्पित है। वे क्रोधी हैं, परंपरावादी है, ही इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशनलिस्ट। प्रकृति उनकी भक्ति वाली है। उनको प्रसन्न करना काफी मुश्किल काम है क्योंकि मैच्योर्ड है। पाराशर ने उन्हें तीसरा दृष्टिकोण दिया है जब राशि खत्म हो रही होती, इसीलिए मैच्योरिटी का साइन है। वे कठोर हैं, ब्लंट है, एकदम से बोलते हैं, रिजिड है, इगोइस्टिक है, इम्पेशेंट है। इन्हीं क्वालिटीज की वजह से जब कुछ गलत लोग उनके सामने जाते हैं तो उनके लिए दुष्कारी हो सकते हैं। इसको समझने की कोशिश करें, सबके लिए नहीं। जो लोग गलती करते हैं उनको इस बिहेवियर की वजह से पीड़ा हो सकती है। बहुत सीक्रेटिव नेचर वाले हैं, आदमी को परखने में वो माहिर है। ऑर्थोडॉक्स हैं और काल्पनिक है। ये ऑर्थोडॉक्स काल्पनिक वर्ड इसलिए है, बहुत अच्छी कल्पना करते थे। ये तीनों ऋषियों के बारे में थोड़ा सा मैंने बताने की कोशिश की। दुर्वासा ऋषि जी के लिए स्पेशली बोलूंगा कि जो लोग हम समझते हैं कि किसी पर भी क्रोध नहीं करते थे, सिर्फ उन पर क्रोध करते थे जो गलती करते थे। और मेरा तो मतलब मन कर रहा है कि मैं आपसे पूछता जाऊं और आप जैसे बता रहे हैं, मतलब मैं खो गया सर ऑनेस्टली। मैं रिक्वेस्ट करूंगा तरुण जी से, तरुण जी के पास भी कुछ क्वेरीज हैं, यू वांट टू डिस्कस सम केसेस आपके साथ। जी तो तरुण जी प्लीज ओवर टू यू, आप डिस्कस करें। फिर राजदीप जी मेरे ख्याल से जब वीडियो के अंत में भी बताएंगे, हम आपके साथ देशकान सब्जेक्ट के ऊपर काफी वीडियोस करेंगे सर। इट इज टू बिग ए सब्जेक्ट और जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं इट इज अनबिलीवेबल। जी ओवर जरूर। टू तरुण। तरुण आप डिस्कस करें सर। थैंक यू सर। पवार सर, इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है कि जो चीजें हमने सोची भी नहीं है और आप जितने सरलता से उसको बता रहे हो, एक नया एस्पेक्ट खुल रहा है हर चीज के लिए। और ये बेसिक चीजें हैं जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं, बहुत लोगों को इससे बेनिफिट मिलने वाला है। और ये इसका रियल एसेंस है जो बहुत लोग नहीं समझते हैं, और ये अपने आप में समझ के जान के हमें बहुत अच्छा लग रहा है सर। जी मैं चाहूंगा, हाँ जी, मैं चाहूंगा सर एक बारी कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ एस्ट्रोलॉजी में दृक्कना को हम यूज कर सकते हैं, कुछ चार्ट्स के साथ अगर हम डिस्कस कर सके तो
मैं सर बहुत ये ज्यादा इसमें और समझ जाएंगे इसमें हम चीजें। मैं इसको प्रैक्टिकली आपको समझाता हूँ, पर उससे पहले एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। जब दृष्टिकोण पे हमने काम किया, और किताब आधी ही हुई थी, पूरी नहीं हुई थी, तो मैंने कर्नल साहब को कुछ केसेस प्रेजेंट किए। तो उन्होंने मुझसे कहा लेट्स गो टू द अथॉरिटी। अब अथॉरिटी तो आप समझते हैं, पूर्व पूजनीय गुरु जी के राव साहब। सबसे पहले मैं राव साहब को नमन करना चाहता हूं, क्योंकि शुरुआत उन्हीं की कुंडली से करना चाहता है समझाने के लिए। और इतनी बेहतरीन कुंडली है नेचर प्रोफेशन प्रोफाइल समझाने के लिए दृष्टिकोण के माध्यम से। आप राव साहब की कुंडली प्रेजेंट करें तरुण जी। देखिए, मैं शुरू करता हूं। राव साहब तुला लग्न में जन्मे हैं। राव साहब का लग्न जो है वो 21 डिग्री 29 मिनट दुर्वासा दृष्टिकोण में। आप अगर दुर्वासा ऋषि का चित्र देखें तो बिल्कुल राव साहब जैसा है। लग्न क्या दिखाता है मैं वो दर्शाने की कोशिश करूं। फिजिकल स्टेचर, राव साहब का लग्नेश शुक्र है जो नारद दृष्टिकोण में है। राव साहब का दशमेश भी शुक्र है, सॉरी चंद्रमा है, जो शुक्र के साथ युति करके बैठा है, वो भी नारद दृष्टिकोण में। अब जरा समझने की कोशिश कीजिए। हम सभी जानते हैं कि राव साहब इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट से हैं और सर्वोच्च पद से रिटायर हुए हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ सीएजी। जितना टाइम राव साहब सर्विस में रहे, उनका पूरे इंडिया में यहां से वहां, वहां से यहां ट्रांसफर होता रहा। और मैंने आपको नारद की कुछ ट्रेड्स, नारद के कुछ लक्षण बताए। तीनों लोकों में भ्रमण करते थे। अब ध्यान से देखिए कि राव साहब का जो दशमेश है, दशमेश मीन्स प्रोफेशन, लग्न मीन्स स्वयं। उस प्रोफेशन की वजह से राव साहब पूरे इंडिया में इधर उधर ट्रांसफर पे जाते रहे। दशमेश प्रोफेशन का स्वामी है, जरा ध्यान कीजिए। और दोनों ही प्लेनेट नारद दृष्टिकोण में है। अब बाकी के प्लेनेट्स की बात करते हैं। राव साहब के 5 प्लेनेट दुर्वासा दृष्टिकोण में है। राव साहब की कुंडली से ही दुर्वासा का चरित्र लोगों को समझ आएगा। सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति और शनि, पांचों के पांचों प्लेनेट दुर्वासा दृष्टिकोण में है। दुर्वासा के जो मेन ट्रेड्स हैं, ऑनेस्ट, ईमानदार है, निष्पक्ष है, विवेकशील है। राव साहब जब कोई निश्चय लेते हैं या कोई डिसीजन लेते हैं तो बिल्कुल दृढ़ होता है, उसमें चेंजेस नहीं होते। यहां तक कि राव साहब हार्ड डिसीजन यानी कि कठोर निर्णय भी ले सकते हैं, और बहुत बार उन्होंने कठोर निर्णय लाइफ में लिए हैं। ये सब दुर्वासा की क्वालिटी से। राव साहब का व्यक्तित्व बहुत मजबूत है। राव साहब की आराधना के बारे में हम सब जानते हैं। आराधना, भक्ति, उनका समर्पण। राव साहब परंपरावादी है, ट्रेडिशनलिस्ट है। उनकी प्रकृति जो है वो धार्मिक है। अब इसको मैं कुंडली से दर्शाता हूं। राव साहब का जो तृतीय है, तीसरे घर का स्वामी है, वो बृहस्पति है। बृहस्पति की धार्मिक सिग्निफिकेशंस के बारे में हम सब जानते हैं। तीसरे घर में मैंने बताया इंटेंशंस है, आपकी सोच है। तो बृहस्पति जैसी सोच लेकर वो दशम में उच्च के हुए, और जो दुर्वासा दृष्टिकोण में, वहां से वो गजकेसरी योग में है, चंद्रमा से दशमेश के साथ में। उस दशम से वो बृहस्पति राव साहब के दूसरे घर को देखते हैं, जो वाणी का स्थान है, यानी कि तृतीयेश
दशम में बैठ के बृहस्पति की सिग्निफिकेशन के साथ, दुर्वासा की सिग्निफिकेशन के साथ दूसरे घर को देखता है। यही कारण है कि राव साहब को विष्णु सहस्त्रनाम, नारायण कवच, राम रक्षा स्त्रोत जैसे अनेक स्त्रोत कंटेस्ट हैं जिनको आप YouTube पर सुन सकते हैं। और वो गायक की तरह नहीं गाते, वो बृहस्पति गुरु की तरह से गाते। इसी के उपलक्ष्य में बताना चाहूंगा कि एक बुक भी राव साहब ने स्त्रोत मंजरी के नाम से प्रोड्यूस की, जिसका फायदा तमाम लोगों को हो रहा है। राव साहब ब्लंट है, दुर्वासा ऋषि के कार्य तत्व है, 1 मिनट नहीं लगाते हैं डिसीजन लेने में, जो कहा वो फाइनल है, रिजिड है। कई बार इम्पेशेंट सी भी मैंने राव साहब में देखी। मैंने ऐसा भी पाया कि जो लोग गलत राव साहब के समीप आए हैं उनको इन क्वालिटीज की वजह से पीड़ा हुई है। किसी सही आदमी को पीड़ा नहीं हुई। किसी गलती को देखकर राव साहब एंगर भी होते हैं, गुस्सा भी करते हैं। बहुत ही आदमी को समझने वाली प्रवृत्ति राव साहब में है। अब मैं और सूक्ष्म रूप में जाकर आपको राव साहब की इनर कोर के बारे में बताता हूं, नेचर के बारे में। जो दृष्टिकोण 10 डिग्री का है, अगर हम उसको 3 पार्ट में विभाजित करें तो हमें 3 नवांश मिलते हैं। 3 डिग्री 20 मिनट के 3 नवांश मिलते हैं। पहला देवता, दूसरा मनुष्य और तीसरा राक्षस। राव साहब के जो 5 प्लेनेट दुर्वासा दृष्टिकोण में है, उनमें से 1 प्लेनेट दुर्वासा देवता है और 4 प्लेनेट दुर्वासा मनुष्य है। कोई भी प्लेनेट दुर्वासा राक्षस में नहीं है। इसीलिए ये क्या दर्शाता है? दिस शोज द इनर कोर ऑफ हिज नेचर एंड बिहेवियर विद द पीपल। दिस शोज दैट इज ऑल ऑफ हिज डिसीजंस एंड थिंकिंग और फॉर वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड। यही दर्शाता है कि वो आदमी के अच्छाई के लिए क्या सोचते हैं, उनकी एक एक इनर कोर कैसे सोचते हैं। राव साहब के 2 प्लेनेट मैंने बताया नारद दृष्टिकोण में, दशमेश और लग्नेश। इसका भी मैं इनर रूप दिखाने की कोशिश करता हूं। जो राव साहब का दशमेश है वो नारद देवता में है, देखिए आप पहले नवांश में। जो राव साहब का लग्नेश है वो नारद मनुष्य में है। एक देवता स्वरूप आदमी ने, एक मनुष्य स्वरूप आदमी ने देवताओं जैसे काम किए। दशमेश देवता दृष्टिकोण नारद देवता में, और लोगों का मार्गदर्शन किया। अब इससे बेहतर दृष्टिकोण से किसी आदमी का क्या नेचर देख सकते हैं। अब मैं आपके समक्ष दूसरी कुंडली प्रस्तुत करता हूं। ये कुंडली एक सीनियर एग्जीक्यूटिव की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। एक बात मैं बतानी भूल गया, जो सब कुंडली में जो जन्म कुंडली की 6ठे भाव की राशि है वो राव साहब के दृष्टिकोण कुंडली में 10वें भाव में राइज कर रही है। मीन राशि राव साहब की जन्म कुंडली की 6ठे भाव की राशि है और वो 10वें भाव में राइज कर रही है। ये एक सर्विस का कॉम्बिनेशन है। ये मैं आपको सभी कुंडली से दर्शाऊंगा। आप दूसरी कुंडली में देखिए, इनकी भी 6ठे घर की राशि जो है दृष्टिकोण के 10वें भाव में राइज कर रही, इसीलिए ये भी सर्विस में थे और ये भी बहुत सीनियर पद से रिटायर हुए। किसी की नेचर को समझने के लिए, जैसे मैंने शुरू में कहा, उसके चंद्रमा का, उसके लग्नेश का और उसके दशमेश का दृष्टिकोण का स्वामी जान लेना जरूरी है। इस कुंडली में चंद्रमा से शुरू करते हैं। इनका चंद्रमा 8वें भाव में है जो नारद दृष्टिकोण में। चंद्रमा के नक्षत्र का स्वामी देखना बहुत जरूरी है। ये चित्रा नक्षत्र में जन्मे हैं। मंगल उसका स्वामी और मंगल भी नारद दृष्टिकोण में।
चंद्रमा जिस ग्रह के साथ अष्टम में है वो भी नारद दृष्टिकोण में, और तीनों के तीनों ग्रह इनके दूसरे भाव को देखते हैं, और दूसरा भाव धन भाव है। इसीलिए ये क्या दर्शाता है कि दिस जेंटलमैन विल स्पीक लाइक नारद एंड विल हैव एक्स्ट्रा इंक्लिनेशन टुवर्ड्स धन। इनकी प्रवृत्ति धन की होगी, धन पाने की होगी, क्योंकि दूसरा और आठवां घर पिक्चर में। अब कैसा धन, क्योंकि आठवें का कनेक्शन है, तो ही में ऑल्सो अर्न मनी फ्रॉम अनस्क्रूपुलस मीन्स। दो प्लेनेट और महत्वपूर्ण हैं जो दूसरे भाव में बैठे। सबसे पहला ग्रह है बृहस्पति, जो कुंडली का दशमेश और लग्नेश है। लग्नेश मीन्स स्वयं, दशमेश मीन्स आपका कार्य, आपके एक्शंस। कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हुए, तो ये दुर्वासा दृष्टिकोण में। ये एक और प्लेनेट के साथ है जो शनि है, जो एकादशेश और द्वादशेश है, ये भी दुर्वासा दृष्टिकोण में। ये क्या दर्शाता है कि अपने एफर्ट्स के थ्रू धन कमाना और धन गंवाना, क्योंकि 12वें घर का स्वामित्व शनि के साथ है। अब दृष्टिकोण के हिसाब से देखिए कि दोनों के दोनों ग्रह दुर्वासा दृष्टिकोण में हैं, तो आदमी के एक्शंस बिल्कुल दुर्वासा की तरह होंगे। He will never allow his interference of any person in his working. ये अपने काम में किसी भी आदमी का इंटरफेरेंस पसंद नहीं करते, और दुर्वासा की तरह एक्शंस करके धन अर्जित करेंगे। रीजन, सारे के सारे प्लैनेट्स 2-8 एक्सिस पर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इसलिए धन कमाना इनके लिए प्राइम है। अब यहां दुर्वासा को राव साहब से कैसे कंपेयर करें? यहां तो पूरा अष्टम का रोल है, सेकंड का रोल है, तो वही तो करेगा आदमी। जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी उसको तो छोड़ नहीं देंगे। तीसरे कुंडली पर आते हैं। कुंडली को ध्यान से देखिए, क्योंकि इस व्यक्ति के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, नाम मैं बाद में बताऊंगा। इनकी भी देखिए, छठे भाव की राशि जो है दृष्टिकोण के 10वें भाव में उदय हो रही है। ये भी सर्विस में थे शुरू में। जो मेन फीचर्स है कुंडली के, इनके 5 प्लेनेट दुर्वासा दृष्टिकोण में है। शुक्र, बुध, शनि, बृहस्पति और चंद्रमा। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है इनका डिवोशन, इनके काम के प्रति, इनकी परंपरावादी धर्म के प्रति डिवोशन, धर्म के प्रति दृढ़ विश्वास, ऑर्थोडॉक्सी। ये बहुत ही काल्पनिक है। समझाता हूं कैसे। कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी को देखिए, बिल्कुल राव साहब की तरह से तीसरे भाव का स्वामी दशम में बैठा, उच्च का है, दुर्वासा दृष्टिकोण। ये भी यहां दशमेश के साथ है, चंद्रमा के साथ है, वो भी दुर्वासा दृष्टिकोण में। देखिए कारेश भी राव साहब का नारद दृष्टिकोण में था। यहां कुंडली का तृतीय दशम भाव में बैठा है, उच्च का होकर, यानी कि इंक्लिनेशन बृहस्पति वाली, और दुर्वासा दृष्टिकोण। ये बृहस्पति भी दूसरे भाव को देखता है, पर यहां पर शुक्र है दूसरे भाव, सूर्य है। शुक्र भी दुर्वासा दृष्टिकोण में, दशमेश के साथ है, चंद्रमा के साथ। अब इनके D3 पे आइए, द्रेकना कुंडली में। ये दोनों के दोनों ग्रह द्रेकना होरोस्कोप में, द्रेकना वर्ग में भी 10वें ही भाव में हैं। खास बात यह है कि ये वहां पर तृतीय के साथ में है। जब द्रेकना चार्ट से हम टैलेंट्स देखते हैं, हॉबीज देखते हैं, और वो चीज दोनों कुंडलियों में, द्रेकन चार्ट में और बर्थ होरोस्कोप दोनों में रिपीट हो रही हो, तो निश्चित ही आदमी किसी न किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से जुड़ा है।
और दोनों ही में बृहस्पति दूसरे भाव को देखता है, तृतीय, और दोनों ही कुंडलियों में शुक्र दूसरे भाव में बैठा है। ये भारत के मशहूर कवियों में से एक है। रादर मैं कहूंगा he has given a new dimension to the Hindi poetry। ये और कोई नहीं, ये हरिवंश राय बच्चन जी की कुंडली है, अमिताभ बच्चन जी के पिता की कुंडली है। एक और बात मैं समझाना चाहता हूं इस कुंडली में। इस कुंडली में जितने भी ग्रह दुर्वासा दृष्टिकोण में हैं, अगर आप जन्म कुंडली में देखें जिस जिस भाव में बैठे हैं, द्रेकन कुंडली में भी उसी भाव में बैठे हैं। देखिए मरकरी जन्म कुंडली में लग्न भाव में, द्रेकना में भी लग्न भाव में, शुक्र दूसरे भाव में, शनि 5वें भाव में, बृहस्पति दशम में, चंद्रमा दशम में। 5 के 5 प्लैनेट जो द्रेकन में भी उन्हीं। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि ये बहुत अच्छे ट्रेडिशनलिस्ट है, रिलीजियसली बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा डिटर्मिनेशन है लाइफ में। इन्होंने लगभग 100 के करीब कविताएं लिखी हैं जो पब्लिश हुई हैं, पर उनमें से जिसका आनंद पूरा संसार उठाता है वो मधुशाला है। जिसे आज भी सुनकर हम खुश होते हैं वो मधुशाला है। अब मैं आपको चौथी कुंडली से समझाने की कोशिश करता हूं। ये भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर की कुंडली है। यहां पर भी अगर हम देखें तो कुंडली का सस्टेश दृष्टिकोण कुंडली के दशम में बैठा है। सबसे पहले मैं आपको लग्नेश और चंद्रमा के ऊपर लेकर चलूंगा। चंद्रमा तृतीय भाव में एक्टिविटी को दर्शाता है जो दुर्वासा दृष्टिकोण में है। बृहस्पति लग्नेश वो भी दुर्वासा दृष्टिकोण में है। जो चंद्रमा का नक्षत्र का स्वामी है वो बृहस्पति है। इस कुंडली का भी तृतीयेश दुर्वासा दृष्टिकोण में है जो दशम में बैठा। देखिए लग्नेश दुर्वासा में, चंद्रमा दुर्वासा में, तृतीयेश दुर्वासा में, तृतीयेश होकर दशम में बैठा। यहां वो सस्तेश के साथ प्लेनेट बदल गया है। जरा ध्यान से देखिए, प्लेनेट बदल गया। प्लेनेट शनि है। शनि इज ए प्लेनेट ऑफ मासेस। इनकी नेचर में, राव साहब की नेचर में और हरिवंश राय बच्चन जी की नेचर में यही फर्क है। वहां बृहस्पति है, यहाँ शनि है। शनि मासेस का प्लेनेट है। ये एक बहुत मशहूर ट्रेड यूनियनिस्ट की कुंडली है। ये ट्रेड यूनियन नेता है जो पिछले 25-30 बरस से जनरल सेक्रेटरी है इंजीनियर्स एसोसिएशन के। इवन रिटायरमेंट के बाद भी रिटायर्ड इंजीनियर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी। मैं इस कुंडली से आपको इनके इंक्लिनेशंस के बताते, इनका दुर्वासा का रूप कैसा है वो समझाने की कोशिश करता हूं। इनका तृतीयेश जो दुर्वासा में है वो 10वें घर में बैठा है और षष्ठेश के साथ में। जब षष्ठेश के साथ मिला तो ये ट्रेड यूनियनिस्ट बने। अब दृष्टिकोण कुंडली में अगर हम जाके देखते हैं, पहले हम बृहस्पति को देखते हैं। बृहस्पति तीनों ही वर्गों में लग्न को इन्फ्लुएंस करता है। लग्नेश होकर जन्म कुंडली में लग्न को देखता है, नवांश कुंडली में भी बृहस्पति लग्न को देखता है, और त्रेकना कुंडली में बृहस्पति लग्न में बैठा। इनका तृतीयेश शनि लग्न से दशम में दुर्वासा में, जो चंद्रमा से तृतीयेश को देखता है।
चंद्रमा से तृतीयेश मंगल भी चंद्रमा से दशम में बैठा। आप आदमी के इंक्लिनेशंस को देखिए। चंद्रमा से तृतीयेश भी चंद्रमा से दशम में बैठा है, लग्न से तृतीयेश भी लग्न से दशम में बैठा। कैसे काम और इंक्लिनेशन का मुलाकात है। शनि मंगल को देखता है जो चंद्रमा का तृतीयेश है, और जो मंगल चंद्रमा से तृतीयेश है वो लग्न से तीसरे भाव को देखता है चंद्रमा को। अगर हम द्रेकान में देखें तो बृहस्पति और सूर्य की युति है। सूर्य इनका अगस्त त्रिकोण में, शायद इसीलिए किसी स्टेज पर, जो कि नवमेश भी है द्रेकान का, ये अपने आप को संभाल पाते हैं। अदरवाइज बृहस्पति कुंडली का लग्नेश होकर इनके नवम, नवमेश और दशमेश को देखता है। यही बृहस्पति द्रेकना चार्ट में फिर बुध को देखता है दुर्वासा दृष्टिकोण में, और ये बृहस्पति 27 डिग्री का, इसलिए दुर्वासा राक्षस में है। इसीलिए इनकी मेन क्वालिटी से मैं आपको परिचित कराता हूं। ये बहुत कठोर है, अहंकारी है, जरूरत पड़ने पर ब्लंट तो है ही, ईगोइस्टिक है, जरूरत पड़ने पर दूसरे को पीड़ा भी दे सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति दुर्वासा राक्षस में है। राव साहब का कोई भी प्लेनेट दुर्वासा राक्षस में नहीं था। बहुत मैच्योर है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत ही इंटेलिजेंट है। इनको प्रसन्न करना बहुत मुश्किल है। ये भी बहुत ट्रेडिशनलिस्ट है, ऑर्थोडॉक्स है। एक और बात बताना चाहता हूं, इनका जो चंद्रमा है और बृहस्पति आयुध दृष्टिकोण में, इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। बताना इसलिए जरूरी है क्यों ये लोगों को हर्ट कर सकते हैं। मतलब अगर ये कोई चीज देखते हैं, ही डजंट अलाउ एनीबॉडी टू इंटरफियर इन हिज वर्क, ये उसको अपने रास्ते से भी हटा सकते हैं, क्योंकि शनि का इन्वॉल्वमेंट है, मंगल का इन्वॉल्वमेंट है। वेरेज उन दोनों हॉरोस्कोप में शनि मंगल का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम द्रेकना का इस्तेमाल करके किसी भी व्यक्ति का नेचर, टेम्परामेंट और उसकी लाइफ की प्रोग्रेस, उसके लाइफ के प्रोफेशन, उसके इंटेंशंस के बारे में हम देख सकते हैं। जी तरुण जी। सर, आपने इतनी अच्छी तरीके से, इतनी डिटेल्ड और इतनी साइंटिफिक नॉलेज हमें दी है आज। एक नया डायमेंशन, मैं कहूँगा एक नया डायमेंशन आपने खोल दिया है हमारे लिए सोचने के लिए। राव सर को हम सब इतना पूछते हैं, इतना हम उनका आदर करते हैं, हमको उनके बारे में पता है, और ये चीज क्लियरली जब यहाँ दिख रही है तो मतलब एक नया लेवल ही है थिंकिंग का। और डिटेलिंग उनके बारे में कितनी आपने अच्छी तरीके से, सरलता से बताई है सर। बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से हमको समझ आया इसका। और ये इन्फॉर्मेशन जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो इस इन्फॉर्मेशन से जो एक गुड कॉज करेंगे, वो अपने आप में एक बहुत काबिल तारीफ होगा सर। बहुत डिटेल में रहेगा, बहुत अच्छा एक काम करेंगे। थैंक यू सर इसके लिए। और ये तो अभी शुरुआत है, मैं कहूंगा ये तो शुरुआत है। दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। अभी तो हम जैसे जैसे जाने वाले हैं इसके नीचे, इस तरह की और डिटेलिंग जो एक्चुअली में हम यूज कर सकते हैं, हम यहाँ से रीड कर सकते हैं, वो अभी हमको आपसे जरूर पता चलने वाली है सर। थैंक यू सो मच। दिस इज वेरी वेरी डिटेल इन्फॉर्मेशन, और जो एग्जैक्टली सारी पिक्चर डिपिक्ट करती है, जो कोर नेचर है किसी की, उससे भी ज्यादा हम जो हम सोचते हैं, उससे भी ज्यादा हमारे को उनका चार्ट दिखा रहा है, जस्ट बेस्ड ऑन जो नॉलेज आपने दी है, जो एनालिसिस टेक्निक आपने दी है। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, वील क्रिएट अ सीरीज ऑफ दृष्टिकोण एंड इसके ऊपर बहुत ज्यादा कवरेज करेंगे सर। आप अलाउ करेंगे और आप समय देंगे तो? जी जरूर। I'll request Rajdeep to conclude and let's call off today's video. इस बात को मैं बहुत विश्वास के साथ आज कह सकता हूँ कि सारे लोग आज अपनी कुंडलियां दोबारा देखने वाले हैं। बिल्कुल। जो 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 भी इस बिल्कुल सही। सेशन के बाद हमें कमेंट्स मिलेंगे या जो भी हमें फीडबैक आएगा, उसमें कम से कम ये लोग समझ जाएंगे कि 3 नंबर जो भाव है कुंडली का, वो कितना इम्पोर्टेंट है, और वो किस नेचर का व्यक्ति है और किस स्वभाव के साथ वो जीवन में चल रहा है। तो मेरे दोनों साथियों ने काफी शब्दों से बातें बता दी हैं। तो मैं
इस विषय पर और अधिक गहराई से समझने के लिए आपसे निवेदन करूंगा कि हम इसकी सीरीज को बनाएंगे और आपसे हमेशा ये एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप हमें अवेलेबल रहें, ताकि बहुत सारे लोग जो ज्योतिष के जिज्ञासु हैं और ज्योतिष को समझना चाहते हैं सरल शब्दों में, वो इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा ले सकें। मैं अपनी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपने जो समय दिया उसके लिए सौभाग्य हमारा है और आपका आभार। मैं कहना नमस्कार। चाहूंगा कि ये राज साहब का ही मार्गदर्शन है, थैंक यू सर, थैंक इस यू। बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। सो नाइस बहुत ऑफिसर, धन्यवाद। आपकी ग्रेटनेस है, थैंक यू वेरी मच। और आपका ज्ञान हमें मिलता रहे, बस यही काम है सर। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आपने एक नया तरीका दिखा दिया, एक नया रास्ता, एक नई अप्रोच दिखा दी है चार्ट देखने की, कुंडली देखने की, उसमें से एक डिटेल रीडिंग करने की सर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू। धन्यवाद सर।